तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो लोग सेशन में नए आए वो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दासत्व तो है जहां वहीं स्तंभ जीवन है, स्वतंत्र निरंतर समर सनातन रण है। उपयुक्त पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना से हैं, ये बात पूछ रहा है। कुरुक्षेत्र से हैं, द्वंद्व गीत से हैं, परशुराम की प्रतीक्षा से हैं, या फिर हुंकार से हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किससे हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हटो व्योम के मेघ, सेकंड क्या कह रहा है? हटो व्योम के मेघ पंथ के स्वर कूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त है, आरसी प्रसाद सिंह है, या फिर श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इनके भी रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरसा धात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? संज्ञा भाषा शैली है, उलट भाषा शैली है, उपयुक्त दोनों है, या फिर उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंध चिंतामणि रचनाकार, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसका है? हेमचंद का है, मेरुतंग का है, या फिर पंतजलि का है, या फिर लक्ष्मीधर का है। प्रबंध चिंतामणि की बात हो रही है तो प्रबंध चिंतामणि किसका है? ये मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग होगा यहाँ पर, मेरुतुंग की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो ग्रंथ है उसमें कौन सा ग्रंथ है ये पूछ रहा है। तो ये सभी ही ग्रंथ है। ठीक है, ये सभी ही ग्रंथ है इनके। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो, और विद्यापति पदावली, और खुसरो की पहेलियां, ये सभी ही इसमें आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की पहचान आल्हा लोक गान के रूप में की गई है? आल्हा लोक गान के रूप में किसकी पहचान की गई है ये बात पूछ रहा है। तो ये की गई है परमाल रासो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? कौन से काल को कहा जाता है? वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, या फिर गद्य काल को? तो ये जो वीरगाथा काल कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? किस विद्वान के अनुसार है? आचार्य शुक्ल के अनुसार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, या फिर नामवर सिंह के? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ क्या है? प्रवर्तक है। उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ क्या है? प्रवर्तक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, श्री संप्रदाय किसका है? ये रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य का। रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का। और शंकादिक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का।
है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 देख लेते हैं किसमें है, 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, पंक्ति लिखी गई है। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रहीम के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, मल्लुकदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट है कि कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक विधा है, नाटक है, कविता है, आत्मकथा है या फिर कहानी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है, ये क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। तो इनकी जो कौन सी पुस्तक है ये पूछ रहा है, क्या भूलू क्या याद करूं, ये भी है, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर तक, ये सब ही इनके हैं, 4 भागों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं थे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश और या फिर नामवर सिंह। कौन कहानीकार नहीं थे ये बात पूछ रहा है, तो कहानीकार जो नहीं थे वो थे नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित, एक सेकंड, मोहन राकेश के द्वारा लिखित है, कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें, है ना। कौन कौन से मोहन राकेश के हैं, आषाढ़ का एक दिन, ये भी इनका है, मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस इनका ही है, आधे अधूरे इनका ही है। तो 1 2 3 इनके हैं, ठीक है, 1 2 3 इनके हैं, अंधा युग इनका नहीं है, धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ प्रकाशन वर्ष है, दूसरी तरफ पुस्तक के नाम है, ठीक है, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 का है, मादा कैक्टस 1959 का है, अंधा युग है 1955 का और करवा है 1971 का। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 देख लेते हैं किसमें है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को दिया जाता है, श्री नारायण चतुर्वेदी को, विद्यानिवास मिश्र को, रघुवीर सहाय को या फिर अमृत राय को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यानिवास मिश्र को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है। किसने बताया है, प्रेमचंद ने, निराला ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने बताया है सपाट समतल मैदान, तो वो है कौन, प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद पर लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है, लेखन की कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या फिर नाटक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक जीवनी है, इसने कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था, प्रेमचंद के जीवन पर ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें ना, तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, ये बात पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर बी में जो गोधूर में लिखा है ये गेहूं का तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं। पाली को मागधी कौन सी देश के लोग कहते हैं, तो वो श्रीलंका के लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा विज्ञान ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली को प्रकृति के भेद स्वरूप स्वीकार किया है, कूट के द्वारा चयन कीजिए ना, कूट के द्वारा क्या करना है, बताना है।
तो यहाँ पर पैचाफी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और शौरसैनी, तो ये सभी ही आ जाएंगी। ठीक है, ये सभी ही आ जाएंगी, सभी भाषाओं को स्वीकार किया गया है भाषा वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक शौरसैनी अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की भाषा है? कौन से क्षेत्र की भाषा है? मगध की, अंग की, मथुरा की या फिर उज्जैन की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा की भाषा है। नेक्स्ट है कि लाहंदा एवं पंजाबी भाषा को निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश का प्रकार माना गया है? कौन से अपभ्रंश का प्रकार माना गया है? शौरसैनी का, पैचाफी का या फिर ब्रचड़ का या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश का? तो ये पैचाफी अपभ्रंश का माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान एक निम्नलिखित में से कौन से भाषा के शब्द हैं? ये बात पूछ रहा है। हिंदी के, संस्कृत के, फारसी के या फिर उर्दू के? और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करने के लिए बोलती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि संख्या बहुत ही कम दिख रही है। तो 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक शेयर करके आ जाइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन से भाषा के हैं? ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गियर्सन है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना, ये जो नीचे दिए हैं, ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? कूट के माध्यम से इनको क्या करना है? बताना है ना। तो व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या आता है व्यंजन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अनुस्वर आता है और विसर्ग आता है। अनुस्वर और विसर्ग आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्चारण में वायु प्रपेक्ष की दृष्टि से व्यंजनों के भेद निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं, ये कोट को बताना है। ठीक है, व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं, ये बात पूछ रहा है। व्यंजनों के भेद कौन कौन से? तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण जो हैं, ये व्यंजनों के भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अधिकतर संयुक्त ध्वनियां मिलती हैं। अधिकतर जो संयुक्त ध्वनियां मिलती हैं वो मिलती हैं तत्सम शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? विद्याधन, अर्थी, विद्यार्थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्सृप्त व्यंजन का उदाहरण है। उत्सृप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, ये उपसृप्त व्यंजन का उदाहरण पूछ रहा है। तो सड़क, गाड़ी पकड़ना और चढ़ना, ये चारों ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण निम्नलिखित में से हैं। दांत और जीभ, जब इसमें दांत और जीभ दोनों लड़ते हैं वो कौन से वर्ण हैं, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ता भी है, ला भी है, रा भी है और सा भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं रा नहीं है, रा नहीं है। ठीक है, रा तो अंतस्थ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ता, ला और सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद है। अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आ धनता, धन ई, धनता,
था धन ई, यही हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद अतिथि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद पूछ रहा है, तो ईश्वर शब्द का जो वर्ण विच्छेद है वो हो जाएगा ई धन सा धन वा धन आ धन रा धन आ, है ना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुनासिक शब्द छांटिए। सही अनुनासिक शब्द छांटने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर ऊंट जो है ये अनुनासिक शब्द है, मतलब जो चंद बिंदु वाले हैं ऊपर, तो यही क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी छांट कर लिखिए बोल रहा है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, रचयिता। बहुत ज्यादा ये रचयिता पूछा जाता है, रचयिता नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। परोपकार में उपसर्ग पूछ रहा है, तो परोपकार में उपसर्ग क्या हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आजाद शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। आजाद शत्रु के लिए, तो आजाद शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। नेक्स्ट है कि हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ है। हथियार डाल देना, हथियार डाल देना का मतलब होता है हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी मतलब कि 5 वटों का समूह। किसका, 5 वटों का समूह। संख्यावाची बात हो गई है, संख्या की बात की गई है यहाँ पर, तो नंबर डी राइट हो जाएगा, द्विगु समास है। नेक्स्ट है कि आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ड से क्या होता है, अनेक ध्वनियां संकेतिक हो या फिर एक ही ध्वनि संकेतिक हो या फिर दो ध्वनि संकेतित हो या फिर सभी गलत हो या फिर सभी गलत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही ध्वनि संकेतित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छंदों के कौन से भेद उपयुक्त हैं। कौन से भेद है जो उपयुक्त है, मतलब कि गलत है ना। तो यहाँ पर मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद, यही इसका क्या है, क्रम गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम से टूट जाए, वहां निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब विचार की गति एकदम से टूट जाए वहां पर कौन सा चिन्ह होता है, ये बात पूछ रहा है, चिन्ह की बात पूछ रहा है। तो वहां पर चिन्ह हो जाता है पूर्ण विराम, क्योंकि वो बात क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा, तो सबसे ज्यादा पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या करना है, छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी में एकलौता जो है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है। नेक्स्ट है कि सूची ए और सूची 2 को से क्या करना है, मिलान करना है और कूट का चयन करना। एक तरफ समास है, दूसरी तरफ उनके उदाहरण है, तो समास के उदाहरण को क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो तत्पुरुष, एक सेकेंड, तत्पुरुष समास, कामचोर में तत्पुरुष समास है। कर्मधारय भावसागर में कर्मधारय समास विशेष विशेषता को बताया गया है। अव्ययी भाव में रातों रात, अव्ययी भाव में रातों रात है और द्विगु में अठवारा। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 देख लेते हैं। 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से अकारांत संज्ञा का उदाहरण है। अकारांत संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है, तो अकारांत संज्ञा का जो उदाहरण है वो है शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, कूट पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए शोभा हो जाएगा, शोभा हो जाएगा और माया, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है ये बात पूछ रहा है, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पर कृपा जो है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बात पूछ रहा है, तो ये है विसर्जन। नेक्स्ट सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम में 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। एक तरफ कारक है, दूसरी तरफ कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्हों को बताना है। तो कर्म का क्या होता है, कर्म का होता है
को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। अधिकरण का क्या है? अधिकरण का में है। करण का क्या है? करण का से है। और संबंध का है का। संबंध का क्या है? का है। तो यहाँ पर 2 3 1 4 देख लेते हैं। 2 3 1 4 किसमें है? 2 3 1 4 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या पूछ रहा है कि कुल कितने सर्वनाम हैं हिंदी में। तो 11 सर्वनाम है ना। यहाँ पर 11 सर्वनाम पूछ रहा है, ना कि तुम्हारे टाइप। ठीक है, भेद नहीं पूछ रहा है, सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा है, सर्वनाम शब्द पूछ रहा है कि कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। जो पढ़ते हो ना, मैं, हम, तुम, या, वह, ये, वे, है ना, यही सब पूछ रहा है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो विस्मयवाचक है, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछ रहा है। कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये सभी ही संख्यावाचक के विशेषण के भेद है, क्योंकि परिमाण बोधक विशेषण होता है, इसमें भी संख्या का बोध होता है। निश्चित पर निश्चित संख्यावाचक, तो जिसमें संख्या का पता चले। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या का पता ना चले। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होने से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? ठीक है, ये किससे समृद्ध है, ये बात पूछ रहा है। ये आसन्न भूतकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है? किसी भाषा के मूल शब्द को जो जाना जाता है वो तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से है, हमको सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तत्सम लिखा हुआ है, एक तरफ शब्द लिखा है ना। तो कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, ये मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं इसको। कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पर देखिए, तत्सम भक्त तत्सम है, तद्भव भात है, देशज लोटा है, और विदेशज अमीर है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सही लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, उनका चयन कूट के माध्यम से करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये कूट के माध्यम से चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वहां भारी भीड़ लगी थी, यही एक ही शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर जीवन नोदक नहीं है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है? महादेव का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। तो नहीं में क्या आ जाएगा? नहीं में आ जाएगा माधव। क्या हो जाएगा? माधव जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे कहेंगे निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयास होता है? सॉरी, तो वहां पे कौन सा होता है? वहां पर 6 का अनुप्रयास होता है। नेक्स्ट एक निज मन मुकुर सुधार में कुल कितनी मात्राएं हैं? निज मन मुकुर सुधार में कितनी मात्राएं हैं? तो जिसको हनुमान चालीसा आती होगी वो बता देगा। इसमें 11 मात्राएं हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक अर्ध सम छंद नहीं है? कौन सा मात्रिक अर्ध सम छंद नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? हरि गीतिका नहीं, सब मात्रिक है। नेक्स्ट एक रसावादन से तात्पर्य है। रसास्वादन से तात्पर्य क्या है, ये बात पूछ रहा है। तो ये किसी रस का उपयोग करना, किसी रस का उपभोग करना। नेक्स्ट है कि वर्णातीत से क्या तात्पर्य है? वर्णातीत से क्या तात्पर्य है, ये बात पूछ रहा है। तो वर्णन से परे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है किसके दिन मनाया जाता है ये पूछ रहा है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बघेली नहीं है। नेक्स्ट है भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? तो भाषा की आत्मा अर्थ को माना जाता है। नेक्स्ट है कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये बात पूछ रहा है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पूजा योग्य हो उसे कहते हैं। जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे पूज्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? सर्जना कहलाती है। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। चमड़ी जाए पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दमड़ी न जाए, है ना, दमड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कृत्यवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर कर्तृवाच्य के बारे में पूछ रहा है, तो कर्तृवाच्य यहाँ पर किसमें है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है कि राम घर गया उसने माँ को देखा और संयुक्त वाक्य बनेगा। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा, तो यहाँ पर तो ये मिश्र वाक्य है, ये बोला संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनेगा? तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त बन जाएगा। नेक्स्ट एक लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। तो वाक्य का शुद्ध रूप है बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट है कि गूलर का फूल होना का अर्थ क्या हो जाएगा? गूलर का फूल होना, बोलते हैं ना तुम तो गूलर का फूल हो गए, यहाँ पर हो जाएगा कभी कभी दिखाई देना। नेक्स्ट है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ है। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है? तो ठन ठन गोपाल का जो अर्थ है वो है कंगाल, मतलब कि गरीब। नेक्स्ट है थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली के बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या हो जाएगा? 100 सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चरण, एक सेकंड। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम होगा। मात्रिक छंदों के बारे में पूछ रहा है कि मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका, यही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सब मात्रिक पूछ रहा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण के कुल 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 वर्णों पर यति होती है? 8 और 7 वर्णों पर यति होती है, ये बात पूछ रहा है। वो कौन सा छंद है, ये बात पूछ रहा है। कौन सा वो छंद है? तो वो छंद कौन सा है? वो है मालिनी, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में जगड़, नगड़, भगड़, यगड़ और यगड़ के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7 और 8 वर्णों पर यति होती है ना, 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सबको पता होगा 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराय नर, या पावे बौराय। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है? कौन सा है जो एक विरह काव्य है? तो वो है संदेश रासक, जो है ये विरह काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो आदिकालीन साहित्य का रूप सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है, रासो साहित्य भी है, ये तीनों ही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संघा भाषा नाम दिया गया है। कौन सी साहित्यिक भाषा है जिसको संघा भाषा नाम दिया गया है, तो वो है सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सिद्ध कवियों की रचनाएं निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलती हैं। निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलती हैं सिद्ध कवियों की रचनाएं, तो ये मिलती हैं उपयुक्त तीनों में, है ना, उपयुक्त दोनों में मिलती हैं, दोहा में भी मिलती हैं और चर्या पद में भी मिलती हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की, निम्नलिखित में से क्या है। ये क्या है, मुकरी है या गीत है या फिर काव्यावली है या फिर पहेली है या फिर मुकरी है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। ये क्या है, किस प्रकार की विधा, ये क्या है, कव्वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालचंद विभजी भाषा दुनि नहीं लजियो दुर्जन भाष, उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की रचना में हैं। ये किस कवि की रचना में है ये पंक्तियां, ये बात पूछ रहा है, तो ये है विद्यापति की रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है और कूट का सही उत्तर बताना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, इनको क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं इन रचनाओं को, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जयप्रकाश किसका है, तो भट्ट केदार का है। जय मेघ जस चंद्रिका मधुकर का है। ढोला मेरूरा किसका है, कल्लोल कवि का है। और लिखनावली विद्यापति का है। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 किसमें है, देख लेते हैं। 2 1 3 4 2 1 3 4 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था। किस विद्वान के अनुसार ये बात कही गई है, ये बात पूछी जा रही है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रबंधात्मक काव्यकृति का उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ है, यहाँ पर कूट को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का। तो यहाँ पर जो पद्मावत है ये है प्रबंधात्मक, और रामचरितमानस ये प्रबंधात्मक काव्य कृति है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट तीरथ बरत न करो अंदेशा, तीरथ बरत न करो अंदेशा तुम्हारे चरण कमल भरोसा, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की हैं। ये किस कवि की पंक्तियां हैं, ये बात पूछी जा रही है, ये हैं जैसी की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट फिर से सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से, तो यहां पर देख लेते हैं। तो काव्य कल्पत्तुम किसका है, तो काव्य कल्पत्तुम है सेनापति का। रस रतन किसका है, पुकर कवि का है। और सुंदर संगार किसका है, सुंदरदास का है। और पद्मिनी चरित्र है लालचंद का। तो यहाँ पर वही सीधा सीधा ही आंसर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना की बात हो रही है, प्रथम रचना इनकी कौन सी है, तो है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरि ओध जी की है। यहाँ पर हरिओध गलत लिखा है, ठीक है, हरिओध। ये कौन सी रचना है, तो प्रिय प्रवास तो इनका है, वैदेही वनवास भी इनका है। ठीक है, वैदेही वनवास भी इनका है और प्रिय प्रवास भी इनका है। ठीक है, तो यहीं पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों इनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये उक्ति किनकी है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है, उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस पुस्तक से ली गई हैं। ये पंक्तियां जो है ये किस पुस्तक से ली गई हैं, ये बात पूछी जा रही है, तो ये ली गई है जयद्रथ वध से, मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ क्या है, लाइनें दी हैं, दूसरी तरफ लाइनों के पंक्तिकार दिए गए हैं। ठीक है,
तो इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा तो हम लोग सुमेल कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पर देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का है। छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये पंत जी का है। शेरों की मांद में आज आया है श्यार, ये निराला का है। फिर है सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त का है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा कोट राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक कौन सा कोट राइट हो जाएगा, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर से मिलान करना है, एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार है ना। एक तरफ क्या है, कहानी है, दूसरी तरफ क्या है, कहानीकार है। उन्हें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की है। राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद सिंह का है। सितारे हिंद का है। और अद्भुत अपूर्व सपना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बेटों वाली विधवा, ये मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। 1 3 2 4 देख लेते हैं किसमें है, 1 3 2 4। 1 3 2 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार है। तो इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो 103 का मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कृष्णार्जुन युद्ध किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। सेनापति उदल, सेनापति उदल किसका है, यह है वृंदावन लाल वर्मा का है। ध्रुव स्वामी किसका है, ध्रुव स्वामी है जयशंकर प्रसाद का। रुक्मणी परिणय है हरिओद का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या राइट हो जाएगा, किसका है, तो हरिओद का है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। 4 2 3 1 देख लेते हैं। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 किसमें है, यहाँ पर 4 2 3 1, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये 2 की जगह पर 1 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से एक तरफ मूल नाम है, दूसरी तरफ उपनाम है। एक तरफ मूल नाम है और दूसरी तरफ क्या है, उपनाम है। इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, वाल्मीकि का आदि कवि है, विद्यापति का अभिनव जयदेव कहते हैं, और सैयद इब्राहिम का रशखान है, और मलिक मोहम्मद जैसी। यही 1 2 3 4 क्रम से ही लगे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ कृतिकार है ना। तो एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ कृतिकार है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय का है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का है। उसके बाद जिनके साथ जिया अमृत लाल नागर का है। स्मृति लेखा अज्ञे का है। यहाँ पर भी क्रम से लगी हैं सारी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्रम से है, 1 2 3 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की। तो मीराबाई ने मधुर भाव से कृष्ण की उपासना की। इसलिए प्रथम सूफी प्रख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो प्रथम सूफी प्रख्यान काव्य के रचयिता जो हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निराला की कविता तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर जो है ये कैसी कविता है, ये बात पूछी जा रही है। सॉरी।
तो तोड़ती पत्थर जो कविता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तोड़ती पत्थर जो कविता है वो है यथार्थवादी। नेक्स्ट, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो अपनी एक कृति करके बिहारी अमर हो गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसी कृत पंक्ति फूले कास सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जनु आ गया है तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां पर जनु मनु जानो मानो आ जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना हो जाएगा इंकार करना। नेक्स्ट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे। नेक्स्ट है कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन से हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो वो है कौन? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, ठेले पर हिमालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूरिया निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? न्यूरिया जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसका पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा का ये पात्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं? कृषक जीवन के रचनाकार जो है वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, सिंदूर की होली नाटक निम्नलिखित में से किस नाटककार का है? सिंदूर की होली जो नाटक है ये किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है? आंचलिक उपन्यास नहीं की बात हो रही, हाँ की बात नहीं हो रही, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गिरती दीवारों के लेखक, तो गिरती दीवारें ये किसका है? ये है उपेंद्रनाथ अश्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। एक तरफ भाषाविद है, दूसरी तरफ क्या है? उनके ग्रंथ है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कामता प्रसाद गुरु का क्या है? तो कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण। किशोरीदास बाजपेयी का क्या है? तो किशोरीदास बाजपेयी का जो है वो है भाषा विज्ञान। उसके बाद उदयनारायण तिवारी का क्या है? उदयनारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का क्या है? भाषा और समाज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 देख लेते हैं किसमें है? 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर से हमको क्या करना है? एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ आचार को क्या करना है? मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है। उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। और उसके बाद अनुमितिवाद किसका है? अनुमितिवाद है शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का है। और भुक्तिवाद किसका है? भुक्तिवाद है भट्ट नायक का। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें है? 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ क्या है? चोर के पैर नहीं होते, इसका अर्थ हो जाएगा पापी मन का स्थिर नहीं होना, है ना। पापी मन का अस्थिर ना होना मतलब कि स्थिर नहीं रहता। पापी मन जो रहता ना, इधर उधर भागता रहता, कितना जल्दी किसको चुगली करूं, कितना जल्दी किसको चुगली करूं, है ना, चुगली करता रहता है। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का सूत्र क्या है? यौगिक प्रक्रिया का सूत्र उनका क्या है? तो वो है 9 वेदांत। यौगिक प्रक्रिया का सूत्र क्या है? 9 वेदांत है। तो 125 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ एक नई प्रैक्टिस के साथ में। तो तब तक के लिए सेशन में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और जो लोग आज सेशन में नए हैं वो सेशन से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं।